हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोज की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो CIL की हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस नॉन टेक की, ठीक है। जिस सिलसिले में एक सेशन हम लोग आगे करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, जो रहने वाला है मैथ्स का, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ रिवीजन भी करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, उसके लॉजिक को समझना, उसके बेसिक को समझना, क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी किया जा सकता है ये समझना। तो हमारा सारा फोकस यही रहेगा। और इन प्रैक्टिस सेशन में हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी सिंपल हो, चाहे कितना भी टफ हो। क्योंकि भाई मैथ्स जो होती है वो कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करती है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सबको टफ लगने वाला क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो फिर वही बात होगी ना कि सिंपल क्वेश्चन भी हमें टफ लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलो भाई पढ़ते हैं इसको। तो निम्न में से कौन सी संख्या रियल नहीं है, यानी कि आपके पास वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो भाई दो टाइप के हमारे पास नंबर होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है आपके पास रियल नंबर। जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है, चाहे उसका आप अगर कैटेगराइज करोगे उसको, इंटीजर हो, होल नंबर हो, आपके पास प्राइम नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोप्राइम नंबर, कोई सी भी नंबर हो, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर नहीं है, हमें वो पता करना है क्या हो। √7 जो होता है वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। -√7 ये भी आपके पास क्या होता है, नेगेटिव इरेशनल नंबर होता है, ये भी हमारा रियल नंबर होता है। 1/√7 ये भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन ये वाला जो आपके पास नंबर है, अंडर के अंदर -7, अंडर के अंदर -7 जो होता है वो आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ आ गया है तो वो आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5-7 सेकंड का था, मतलब सिर्फ इसमें देखना था, पढ़ना था और क्लिक करना था। लेकिन अगर चीजें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर टाइम लगेगा इसमें, है ना। चलो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है आपके पास, आयोटा वाली फॉर्म है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर के अंदर -1, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से अगर लिख दूं, अंडर के अंदर -1 और इंटू कितना आपके पास 7, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी आपके पास अंडर के अंदर कितना है, -7 ही है। अब अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं ऐसा, अंडर के अंदर -1 और अंडर के अंदर 7, तो यहां पर आपके पास आयोटा आ चुका है, और जिस नंबर के साथ आयोटा आता है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। और अगर वो इमेजिनरी है तो रियल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, दो आपके पास डाइस को फेंका गया है, दोनों पासों पर। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डाइस को फेंकोगे तो एक से लेकर कितने नंबर लिखे होते हैं, 6 नंबर लिखे होते हैं। जब आप दो डाइस को फेंकोगे तो उसने पूछा है दोनों अंकों का टोटल जो है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो भाई हमारे पास अगर एक डाइस फेंकते हैं एक बार तो टोटल परिणाम कितने निकलते हैं, 6। लेकिन अगर आप 2 बार यानी जितनी बार फेंकोगे वो पावर में कन्वर्ट होता रहेगा, तो टोटल रिजल्ट मेरे पास कितने आते हैं, 36 आते हैं। अच्छा, मेरे को जीत कौन दिलाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आपको जीत कौन दिला रहा है, कितने में से, यही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, आपकी जीतने की संभावना। तो जीत हमें कौन दिलाएगा, उसने कहा कि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 4 आए, हो सकता है पहले वाले में 4 आए, दूसरे वाले में 1 आए, हो सकता है पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 3 आए, हो सकता है पहले वाले में 3 आए, दूसरे वाले में 2 आए। अब इसके अलावा तो और कोई आपके पास केस बनेगा ही नहीं, यही आपके पास ऐसे हैं जो क्या है, आपका टोटल है, ठीक है। मतलब जीतने की संभावना, दो डाइस को अगर फेंकोगे तो या तो 1 आएगा 4 के साथ, या तो 4 आएगा आपके पास 1 के साथ, 2 केस यहां पर बनेंगे, या तो 2 3 और कितना बनेगा आपके पास 3 2, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर मेरे को जीत कितने दिला सकते हैं, 4 दिला सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, उसने हमें पूछा था कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जीत हमें कौन दिला सकता है, 4 रिजल्ट, टोटल कितने में से, 36 में से काटेंगे तो 1/9 आएगा। हालांकि उसने 1/9 नहीं दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है, उसने काटा ही नहीं इसको, डायरेक्ट कितना लिखा हुआ है, 4/36। तो फिर से मैं कहूं कि जितने भी क्वेश्चन में कराऊंगा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसको करने का तरीका।
उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे तरीके से समझना और उसका बेसिक, यही चीज पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट हमेशा होता है कि आपने उसको किस तरीके से करा है और क्या क्या वहां से आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ब्याज की गणना करने पर चक्रवृद्धि आधार पर 10% के हिसाब से 1/2/5 साल का आपने 19,000 रुपए निवेश करा, तो ब्याज कितना मिलेगा? तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में दर और समय को एक साथ मिला देते हैं तो सीआई और एसआई में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो समय मेरे पास क्या है, अगर ब्याज की दर की बात करते हैं तो वो कितना है, 10%। समय की बात करते हैं तो वो कितना है आपके पास, 1 साल, और कितना, 2/5 साल। तो अब मैं यहां पर निकालता हूं कि टोटल मेरे पास ब्याज की दर किस हिसाब से आएगी। तो 1 साल के हिसाब से तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, यानी कितना, 10%, और 2/5 साल में आपको 10% के हिसाब से अगर लेकर चलोगे तो सिर्फ कितना मिलेगा, 4%। क्योंकि अगर आपको 10% ब्याज चाहिए तो 1 साल पूरा लगाना पड़ेगा, ये आपका 2/5 साल है तो ब्याज की दर भी 2/5 के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 4% आपको ब्याज मिलेगा। तो टोटल अगर मैं 1/2/5 साल को एक साथ कंबाइन कर दूं तो पहले साल मेरे को 10% ब्याज मिलेगा, अगला 2/5 साल में मेरे को 4% ब्याज मिलेगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो आपको ब्याज मिल रहा था उस पर भी आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ये आपके पास होगा 14, 0 काटो, 0.4 आएगा, यहां पर इसको जोड़ दो, तो कुल मिलाकर आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14.4%। और जब हम ब्याज की दर और समय को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ब्याज डायरेक्ट एसआई की तरह निकलता है, यानी कि डायरेक्ट किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल पर निकलेगा। 19,500 रुपए आपने जमा करे थे, 14.4% आपको क्या मिलेगा, ब्याज की दर मिलेगी। तो भाई पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 हम लोग बढ़ा देंगे, 2 0 से हमारे क्या कटेंगे, 2 0 कटेंगे। 5 से इसको अगर मैं इसको फैक्टर में लिखूं तो आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो जरा, ठीक है। जैसे 5 तियां कितना 15, 5 निम कितना 45 इंटू 5, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। इसको अगर मैं 2 के फैक्टर में तोड़ूं तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी कितना आपके पास 4, 5 दूनी कितना बनेगा आपके पास 10, जिससे 1 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 39 इंटू कितना आपके पास 72। तो अब आप चाहो तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो फैक्टर ढूंढ के। फैक्टर कैसे ढूंढ सकते हो आप लोग, ये क्या होता है 8 निम 72, मतलब मेरा आंसर वो होगा, क्योंकि अब तो आपके पास ये कट नहीं सकते, मेरा आंसर वो होगा जो 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, या फिर 13 इंटू कितना आपके पास 3 से देख सकते हो। 13 का भी फैक्टर होना चाहिए, 3 का भी फैक्टर होना चाहिए। कैलकुलेशन से बचना है तो ये चीजें थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई, इतना तो कंफर्म है कि 0 मेरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि 39 इंटू कितना है 72, या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर क्या होगा मेरे पास, डी होगा। मैं देखता हूं कि इसमें भाई पहले 9 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि वो चेक करना थोड़ा सा इजी है। 8 8 16 और 2 18, ये भी आपका 9 का मल्टीपल, 8 और 2 10 और 6 16, ये आपके पास 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। चाहो तो आप लोग 8 का मल्टीपल भी देख सकते हो। 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। ये आपके पास अगर कटेंगे 8 सत्ते कितना आपके पास 56, 8 सिंह 48, दोनों आपके 8 के मल्टीपल आ रहे थे, तो अच्छा हुआ हमने 9 से पहले चेक कर लिया, वही हमारा क्या होगा आंसर। या फिर चाहो तो इनको क्या कर सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, हमें कोशिश करने की यार अपने 1-2 सेकंड किसी तरीके से हम लोग बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कह रहा है, ब्याज वार्षिक रूप से, फिर से सीआई वाला क्वेश्चन है। 2 साल में आपको मिश्रधन कितना मिलता है, 3600 रुपए। 4 साल में आपको मिश्रधन कितना मिलता है, 6480 रुपए। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो एक फिक्स टाइम का डिफरेंस जो होता है, यानी समय अंतराल पर एक ही तरीके से बढ़ता है। यानी 5 साल में अगर 2 गुना हो रहा है तो हर 5-5 साल में वो क्या होता रहेगा, 2 गुना होता रहेगा। मतलब जरा ध्यान से देखो, 1 रुपए जो है वो 5 साल में कितना बन गया, 2 गुना हो गया। फिर अगले 5 साल में वो फिर से क्या हो जाएगा, 2 गुना। फिर अगले 5 साल में फिर से क्या हो जाएगा, वो आपके पास 2 गुना हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर किसी के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, सेम। और अगर टाइम डिफरेंस सेम होता है तो हमारी राशि और उससे मिलने वाली राशि का रेशो हमेशा बराबर होता है। जैसे इन दो की बात करूंगा तो रेशो कितना है, 1:2। इन दो की अगर मैं बात करूंगा तो 2:4 है, काटोगे फिर से कितना आएगा, 1:2। इन दोनों की बात करते हो तो 4:8 है, काटोगे तो फिर से आपके पास कितना आएगा, 1:2। और यही इस क्वेश्चन को करने का हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है
कि भाई अगर टाइम अंतराल सेम है ना तो रेशो हमारा बराबर होगा। जैसे आ जाओ, आपने कोई धनराशि जमा करी, 2 साल बाद आपको अमाउंट जो मिल रहा है वो आपके पास A1 हो जाएगा, और फिर भाई यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस 2 साल है। फिर उसने कहा 4 साल बाद अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पास अमाउंट है वो अगला शिफ्ट हो जाता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो 4 साल बाद यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस 4 साल है, यहां से लेकर यहां तक का 2 है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का भी 2 ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो प्रिंसिपल और जो आपके पास A1 का रेशो, भाई इन दो का जो रेशो होगा वही इन दो के रेशो के बराबर होगा। देख लो हर किसी में बराबर है। बराबर किसके होगा? A1 रेशो कितना आपके पास A2 का। यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। तो चलो भाई P1 P अपॉन A1 और A1 अपॉन कितना आपके पास A2। तो प्रिंसिपल हमारा क्या निकलेगा? A1 का होल स्क्वायर इंटू कितना A2। तो चलो भाई A1 कितना है आपके पास 3600 गुणा कितना 3600 डिवाइडेड बाय कितना है 6480। 0 से 0 काटो, 6 कम 6 0, 6 कितना 48, 6 से इसको काटेंगे 6 छिंग 36, 0 का 0। फिर इसको एक काम करते हैं 18 से काटते हैं, 18 छिंग आपके पास 108, 18 दूनी कितना आपके पास 36, 6 कम कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया? 2000 रुपए आ गया है। तो बस यही आपका आंसर है। कितने रुपए आपने जमा करे थे? 2000 रुपए आपने जमा करे थे। तो अब देखो, जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ यहां से इसको क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अगर आपके पास प्रिंसिपल से पहला मिश्रधन का जो समय है वही आपका उसी मिश्रधन से अगले मिश्रधन का सब समय दे रखा है, तो प्रिंसिपल निकलता है पहले मिश्रधन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरा मिश्रधन। 2000 पे टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन करना सीखो, धीरे धीरे उसको एनालाइज करो और जल्दी करना सीखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 मशीन 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती है, तो सभी मशीनों के कार्य सब कुछ सेम है, तो 10 मशीन 12 घंटे में कितना बनाएगी? तो भाई एक फॉर्मूला होता है आपके पास MDH मसाले का, डिवाइडेड बाय, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है तो सारे W1 में आएंगे, दूसरा आपके पास स्टेटमेंट है तो सारे आपके पास किस में आएंगे? 2 में आएंगे, क्योंकि पहला वर्क जो है या पहले तरीके का जो काम है वही आपके पास दूसरे तरीके का भी काम है। तो सबसे M का मतलब होता है जो काम करता है, तो 6 मशीनें काम कर रही हैं। दिन तो है नहीं, समय हमें दे रखा है 8 समय दे रखे हैं 8 डिवाइडेड बाय काम कितना था इनका? 480 पुर्जे बनाने का। अगली बार कितनी मशीनें हैं? 10 मशीनें हैं, कितने घंटे काम करना है? 12। कितना काम करेंगे? कितना पुर्जा बनाएंगे? नहीं पता। 6 अट्ठे कितना आपके पास 48, यानी 10 बार इसको काट देगा, तो 10 गुणा 10 गुणा 12। इसका मतलब आप अगर 10 मशीनें लगा दोगे और उनको 12 घंटे काम करवाओगे तो 1200 पुर्जे वो बनाकर आपको दे देगी। कितने में? 12 घंटे में। ठीक है, तो ये तरीका आप लोगों को अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट भी चीजों को करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का MRP उसके CP से 100% अधिक अंकित करता है, तो एक सिंपल सी हमारे पास ट्रेन आती है, CP से बनता है आपके पास MRP से क्या बनता है? SP। सारी चीजें परसेंटेज में चल रही हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले वस्तु 100 रुपए की थी, आपने MRP उसका 100% इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब 200 हो गया। और फाइनली आपको भाई अगर बात आती है इंक्रीमेंट की, तो दो जनों के बीच में रिलेशन आता है CP और MRP। बात अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट की आती है तो बात चलती है CP और SP में। जैसे 88% का प्रॉफिट कमाना है तो 100 रुपए की वस्तु को कितने का बेचना पड़ेगा? 188 का बेचना पड़ेगा। उसने कहा डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? बात जब डिस्काउंट की आती है तो वहां पर MRP और SP के बीच में रिलेशन आता है। मान लेते हैं कि भाई 200 रुपए की वस्तु X% की बिक रही है, तब जाकर वो कितने की जाती है? 188 की जाती है। 2 से 2 जीरो काटो, X बराबर 2 से इसको काटेंगे, 2 नीम 18, 2 चौक 8। तो इसका मतलब हमारी जो वस्तु थी वो 94% की बिक रही है। अगर वो 94% की बिक रही है तो इसका मतलब डिस्काउंट आपने सिर्फ नाम मात्र का दिया होगा, यानी कि 6%। ठीक है, तो जितना सिंपल रखोगे चीजें उतना इजी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर इसके विक्रय मूल्य पर 20% का लॉस होता है, तो CP पर 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे वस्तु को किस रेट पर बेचना पड़ेगा? तो यहां पर ध्यान देना, 800 रुपए में बेचते हो तो जो आपके पास लॉस है वो भी किस पर होता है? SP पर होता है। तो लॉस हमारा क्या होगा? जो हमारे पास SP था उसका कितना? 20%। तो यहां से निकाल लेते हैं कि लॉस कितना है मेरा? 160 रुपए।
लॉस मेरा कितना आ गया 160 आ गया। एसपी यानी कितने का बेचा था मैंने, 800 रुपए में बेचा था। तो भाई जो मेरा सीपी होगा 800 रुपए में बेचकर 160 रुपए का अगर लॉस है तो इसका मतलब वस्तु आपने कितने में खरीदी होगी, 960 में। उसने कहा 25% प्रॉफिट पर बताओ कितने का बेचोगे। मैंने कहा 960 की वस्तु आपका 25% प्रॉफिट पर बिकेगी, यानी कि 5/4 पर। फ्रैक्शन वैल्यूज याद करो, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यूज याद करोगे तो एक स्टेप आप लोगों का बच जाएगा। ये काटने वाला 4 से काटेंगे कितनी बार, 24 चौक 96 और 24 पंजे कितना आपके पास 120। इसका मतलब जो आप वस्तु पर अगर कमाना चाहते हैं कितना, 25% प्रॉफिट, तो आपको 960 रुपए की वस्तु को कितने का बेचना पड़ेगा, 1200 रुपए का बेचना पड़ेगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने में पहले कह रहा हूं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है किसी भी चीज को लेकर, हर चीज को आप लोगों ने रिवाइज करना है, तभी जाकर आप क्वेश्चन ज्यादा भी कर पाओगे और जल्दी भी कर पाओगे। पी और क्यू किसी काम को 20 और 30 दिन में कर देते हैं, बारी बारी से निर्णय करते हैं। पी पहले काम करता है, क्यू बाद में काम करता है, तब तक जब तक कि काम समाप्त नहीं हो जाता। यदि पी कार्य शुरू करता तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगता, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। पी ने ही आपके पास काम शुरू किया था तो पी आपके पास अल्टरनेट डेज वाला है। पी आपका 20 दिन में करता है, क्यू कितने दिन में करता है, 30 दिन में। एलसीएम लेते हैं तो कितना 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, एफिशिएंसी निकल गई तो काम खत्म ना। उसने कहा पहले आपके पास पी जाएगा 3 का काम करेगा, क्यू जाएगा 2 का काम करेगा, फिर उसके बाद सारे रिपीटेशन पर आएंगे। तो जब अल्टरनेट डेज वाला आता है तो हम ग्रुप बनाते हैं ताकि अकेला अकेला एक एक दिन करके हमें काउंट ना करना पड़े। पहले दिन आपके पास कौन जाएगा, पी जाएगा, 1 दिन पूरा का पूरा लेगा। अगले दिन आपके पास क्यू जाएगा, 1 दिन पूरा का पूरा लेगा। यानी 5 यूनिट का काम करने में कितने दिन लग रहे हैं आपके, 2 दिन लग रहे हैं। काम हमें कितना करना है, 60 का। अभी 2 दिन में काम कितना हुआ है, 5 का। तो 60 बनाने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। 60 यूनिट काम हो चुका है और 12 दूनी कितने दिन लगे हैं, 24 दिन लगे हैं। टिक करो, आगे बढ़ो। अगर आपके पास कुछ रिमेनिंग वर्क बचता तो सबसे पहले बारी उसकी आती है जिसने काम शुरू किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 47। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो भाई एवरेज का मतलब ही क्या होता है, जो हर किसी के लिए क्या होता है, बराबर होता है, जो बिल्कुल निष्पक्ष होता है, वही तो एवरेज है। अगर वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक जैसा है, तो जो एवरेज के साथ होगा वही नंबर के साथ होगा, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा है। और जो नंबर के साथ होगा वही आपके पास एवरेज के साथ होगा, क्योंकि वो आपके पास सबके जैसा है। तो इसका मतलब अगर आपके पास एवरेज कितना है 47, सभी नंबर में से अगर आप 7 घटाते हो तो एवरेज में से भी 7 घट जाएगा, क्योंकि वो हर किसी के लिए क्या होता है, बराबर। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसा एवरेज के साथ होता है वैसा ही नंबर के साथ होता है, और जैसा नंबर्स के साथ होता है वैसा ही आपका एवरेज के साथ होता है। क्वेश्चन अगर वो ये बोलता है कि एवरेज जो है वो 7 बढ़ गया है तो हर संख्या में क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या इफेक्ट आया होगा, तो हर संख्या आपका 7-7 बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक दूसरे के जानी क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त। जानी तो दुश्मन होते हैं, जिगरी दोस्त होते हैं। चलो ABCDE लेफ्ट से राइट आपके पास एक संख्या थी जिसको लिखा गया है, तो संख्या पता करो वो कौन सी है। मतलब आपके पास एक संख्या है जो इस तरीके से आपके पास लिखी गई होगी, यानी चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको एक एग्जैक्ट संख्या के रूप में, या एग्जैक्ट क्या देगा, एक संख्या देगा। यार एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कितना 125 है। आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना ऐसा। मतलब ये क्या है आपके पास 1 जो है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 100, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, और 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, तभी तो आपके पास 125 बना। तो यहां पर अब एक चीज ध्यान दो, चलो एक और कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू कितनी है 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये कितना लिखा हुआ है 1000, प्लस इकाई दहाई 2 कितने पर है, सैकड़ा पे है, तो यानी 200, दहाई पर है तो 30, यानी कितना 4। अब एक चीज जरा ध्यान देना, 10 की पावर 3, यहां पर अगर आप देखोगे तो 10 की पावर 2, यहां पर अगर आप देखोगे तो 10 की पावर 1, और यहां पर अगर देखोगे तो 10 की पावर 0। यानी अगर आप कोई भी संख्या लिखते हो, है ना, उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हुए, तो 10 की पावर आपके पास माइनस होती हुई चलती है, एक एक कम होती हुई चलती है, और लास्ट में 10 की पावर बचती ही नहीं है। मतलब 10 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 यानी कि 1 ढूंढो। या आपके पास 100 है, फिर आपके पास पहले 2 0, फिर 1 0, फिर एक भी 0 नहीं होना चाहिए था,
यानी ये आपके पास कोई भी नंबर नहीं हो सकता। पहले 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर एक भी जीरो नहीं है। ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला गया था इनको लेफ्ट से राइट ABCDE करते हुए लिखना है। ये तो हो नहीं सकता। 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, एक भी जीरो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। 1 तो आपके पास आ ही नहीं सकता, तो 2 आपके पास विदाउट 10 बेस वाले कैसे आ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो कभी कभार इस टाइप के ना बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बात वही है ना, इन चीजों पर कभी कभार हम गौर ही नहीं करते और फिर हम बोलते हैं अरे यार कैसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो मैंने कहा पढ़ा हुआ सब कुछ आएगा, पढ़ा हुआ सब कुछ आएगा। आपने रिवाइज कितने अच्छे से करा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। खैर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 3 व्यक्ति अलग अलग योजनाओं में पैसा लगाता है इतने इतने % पर इतने इतने साल के लिए। जब समय पूरा हो जाता है, योजना पूरी हो जाती है, तो सब में से ब्याज बराबर मिलता है। तो बताओ भाई उसने कितने रुपए निवेश करे। तो इसका मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों ब्याज बराबर है। ब्याज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, दर और समय पर। तो P1 इंटू रेट कितना था सबसे पहले वाले के लिए 10% और समय कितना था पहले वाले के लिए 6 साल, अपॉन में कितना 100। हालांकि 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर अगला प्रिंसिपल जिसके लिए ब्याज की दर कितनी थी 12 और समय कितना था 10 साल, अपॉन कितना हो जाएगा 100। फिर उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल जिसके लिए ब्याज की दर कितनी थी 15% और समय कितना था 12 साल, अपॉन कितना 100। भाई जब आपके पास इक्वल होते हैं सारी के सारी वैल्यू तो कॉमन वैल्यू कट जाती है, जैसे अपॉन में 100 100 100 हर किसी में से कट चुका है। अब एक काम करते हैं, चीजों को काटने की कोशिश करते हैं। 10 छिंग 60, 60 एकम 60, 120, 60 दूनी 120, 15 गुना 12 180, 60 के 180। ये कैलकुलेशन रट लो क्योंकि बहुत बार यूज होती है। 12 गुना 15 हमेशा कितना होता है 180। अगर आप कभी एनालाइज करो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिखेगी। तो हमारे पास है P1 इंटू 1, P2 इंटू 2 और P3 इंटू कितना आपके पास 3। अब मेरे को इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना जब सबके इससे बराबर होते हैं और आपको इनको रेशो में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले की वैल्यू निकालने के लिए पहले वाले को छोड़ो, बाकी के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो 6। दूसरे वाले के लिए दूसरे को छोड़ो, बाकी की मल्टीप्लाई कर दो 3 एकम 3। फिर तीसरे वाले के लिए तीसरे को छोड़ो, बचा 2 एकम 2। तो यही आपके पास फाइनल रेशो होगा। ढूंढो और टिक करो, यानी 6, 3 और 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। मैं पहले कह रहा हूं अच्छे से रिवाइज करो चीजों, है ना, पढ़ो अच्छे से, अभी टाइम है, काफी चीजें आप लोग कवर कर सकते हो। 18,000 रुपए की 2 वस्तु आपने कितने की खरीदी, 18,000 रुपए में आपने 2 वस्तुएं खरीदी, 2 स्कूटर खरीदे। पहले वाले को 25% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे वाले को 20% के लॉस पर बेचा। तो कुल मिलाकर ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। तो यहां पर हमारा एलिगेशन लगेगा। क्यों, जब 2 को मिलाकर आपके पास रिजल्ट आता है तो हमारा एलिगेशन लगता है। उसे कैसे पता चला उसको प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, जब उसने प्रॉफिट वाले और लॉस वाले यानी दोनों को मिलाकर देखा होगा। तो एक हमारे पास है 25% प्रॉफिट, एक हमारे पास है 20% लॉस। दोनों को मिलाया तो कितना हुआ, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, यानी कि 0। डिफरेंस लेंगे, यहां पर आपके पास 20 आएगा, यहां पर 25, काटेंगे इसको 5 चौक 20, 5 पंजे कितना 25। उसने हमसे पूछा था कौन सा वाला, अलग अलग रेट बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 18,000 रुपए की वस्तु थी जिसमें से पहले वाले का रेट कितना आया 4, 4 बटे कितना 9, काटेगो इसको। तो पहला वाला कितने का गया होगा आपके पास 8,000 रुपए का, और दूसरा वाला कितने का गया होगा आपके पास 10,000 का। टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, यहां पर अगर आप ऑप्शन पर ध्यान देते, दोनों का रेट एक ही ऑप्शन में 18,000 है और किसी में है भी नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, क्वेश्चन को हमने करना सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 2 डाइस को आप लोग क्या करते हो, फेंकते हो एक साथ। तो आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड, कुल मिलाकर 4 रिजल्ट आ सकते हैं। उसने कहा कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है, तो एक में आपकी जीत हो जाएगी क्योंकि इसमें हेड नहीं है। टोटल कितने में से 4 में से 25% आप लोग जीत सकते हो, यानी 4 मुकाबले अगर आप खेलते हो तो एक आप जीत सकते हो। ये कहती है प्रोबेबिलिटी, आपके विनिंग चांस। नेक्स्ट अगला, मोहन ने कपड़े में 1 लाख रुपए है, हाँ 0 थोड़े इधर उधर और के, 1 लाख रुपए निवेश करे। कुछ महीने बाद सोहन ने 40,000 रुपए निवेश करे। हमें नहीं पता
कितने महीने बाद वो आया, कितने महीने के लिए पैसा लगाया। बस ध्यान रखो प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम होता है, यानी आपको प्रॉफिट में हिस्सा उतना ही मिलेगा जितने समय के लिए आप पैसा लगाओगे, वरना नहीं मिलेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो एक है आपके पास मोहन, दूसरा है सोहन। हाँ, दूसरा है सोहन। इसने क्या करे हैं, 1 लाख रुपए लगाए हैं। तो ध्यान रखना कभी भी आप अगर ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन करते हो ना, तो जो कॉमन दिखे वो काट दो। जैसे मेरे को आपके पास 4 0 4 0 कॉमन दिख रहे हैं, 4 और 10 यानी 5 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो सके। फिलहाल के लिए ये कितने लगाता है आपके पास, 40,000 रुपए लगाता है, क्योंकि मोहन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 1 साल का व्यापार हो रहा है तो वो 12 महीने के लिए पैसे लगाएगा। सोहन को अगर हिस्सा चाहिए तो कुछ समय के लिए उसको लगाना पड़ेगा, मान लेते हैं x महीने के लिए वो पैसा लगाता है। जो कट रहा है उसको काटो, 4 0 से 4 0 आपके पास कट चुके हैं, 4 3 कितना आपके पास 12, तो ये आ चुका है 30। 30 रेशो कितना x, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरे हिसाब से 30 रेशो x में प्रॉफिट बटना चाहिए। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं यार 3 रेशो 1 में बिकेगा, बटेगा। मैंने कहा चलो भाई दोनों प्रॉफिट का रेशो बराबर है, तो इसका मतलब पहला आपके पास रेशो 30/x जो है वो 3/1 के बराबर होगा। काटेंगे इसको 10 टाइम्स तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 महीने। हमने माना था कि वो आपका x महीने के लिए पैसे लगाता है, तो 10 महीने के लिए अगर वो पैसा लगा रहा है तो उसने बोला कितने महीने बाद वो आएगा, तो 12 महीने में से 10 महीने पैसे अगर वो लगाएगा तो इसका मतलब 2 महीने के बाद वो व्यापार में क्या हुआ होगा, शामिल हुआ होगा। ठीक है, व्यापार में क्या हुआ होगा, शामिल हुआ। ठीक है, बस यही चीज है इसमें। नेक्स्ट, P किसी वस्तु को Q को बेचता है, Q उस वस्तु को R को बेचता है, R उसको 3900 में खरीदता है, तो P ने कितने में खरीदा, सिंपल सा है। सक्सेसिव आपके पास एक से दूसरा, दूसरे को तीसरे देने वाला है क्वेश्चन है। तो P ने बेचा Q को, Q ने बेचा R को, R ने कितने में खरीदा, 3900 का। सबसे पहले वस्तु X से P से शुरू हुई थी, तो मान लेते हैं X रुपए में इसने खरीदा है। 30% प्रॉफिट पर ये क्या करता है, इसको बेचता है, तो आपका कितना होगा, 130/100। Q क्या करता है, R को बेच देता है 52% के लॉस पर, तो मतलब कितने का बेचेगा, 48% का, तब जाकर इतने का आएगा। अब काटो, जो कट रहा है 0 से 0 काटो, 13 3 कितना आपके पास 39 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास कुछ कट रहा है, पहला आपका 30% प्रॉफिट पर बेचा 130 का, फिर आपके पास क्या करा उसने 48% 52% लॉस पर बेचा, तो ठीक है 48% का आपके पास वो बेचेगा। फाइनली आपके पास कितने का जाता है, 3900 का जाता है। तो x बराबर आपके पास कितना होगा, 300 इंटू 100 इंटू कितना 10 डिवाइडेड बाय कितना 48। चलो भाई काटने की कोशिश करते हैं, 3 से काटो आपके पास 00 आ जाएगा, 3 से काटेंगे आपके पास 16 3 कितना 48, 4 चौक 16 कितनी बार काटेगा, 25 बार, 4 कितनी बार काटेगा, 25 बार। कुछ भी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास अपॉन वाले सारे के सारे कट चुके हैं। तो आंसर हमारा कितना होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, या फिर 25 गुणा 25 625 गुणा 10 करेंगे तो कितना आपके पास 0। तो बस ऑप्शन के साथ थोड़ा सा आप लोगों ने खेलना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1√50 प्लस √128 बराबर √n। n की वैल्यू पता करनी है तो n को रूट के बाहर लाना पड़ेगा। √50 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, n को तो n रहने दो भाई। 25 में से 5 बाहर आएगा, 64 में से 8 बाहर आएगा, √n। दोनों में √2 आपके पास कॉमन है, 8 और 5 कितना आपके पास 13 √n। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो n आपके पास बाहर आ जाएगा और यहां पर आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो n बराबर 13 का स्क्वायर 169 और √2 का स्क्वायर आपके पास 2। तो n बराबर 9 दूनी 18, 32 और 1 33 यानी 338 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। मैंने कहा है प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सिंपल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बचाकर वही देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 16 रुपए में खरीदता है और 1.5 रुपए के हिसाब से उसको बेच देता है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। एक हमने करा था ना कि दर्जनों के हिसाब से वो खरीदता है और पर वस्तु के हिसाब से वो क्या करता है, बेचता है। तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट क्या निकालो, रेशो निकालो। 20 वस्तुएं 16 रुपए की खरीदी, तो एक वस्तु कितने की खरीदी होगी, 16/20 की, और एक वस्तु बेच कितने का रहा है, वो 1.5 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, चलो पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा दो, 20 पंजे कितना आपके पास 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 3 15,
फिर इसको 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और कितना आपके पास 15, बचा कितना आपके पास 8 रुपए की वस्तु 15 में, तो 7 रुपए का प्रॉफिट, 7/8 और 1/8 कितना होता है आपके पास 12.5, 7/8 कितना होता है आपके पास 87.5। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या फिर अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, मसला नहीं होना चाहिए कोई भी। 100 700/8 तो 8 अठे कितना आपके पास 64, कितना बचा 6, 8 सत्ते 56, बचा 4 यानी 40, 8 पंजे 40, 87.5। तो मैंने कहा है ना कि अगर भाई 1 सेकंड या 2 सेकंड अगर अपना बचाना है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर लो, कुछ कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर टाइम बचेगा, तो करना तो पड़ेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रीमा ने एक कार 75,000 में खरीदी, 10,000 रुपए मरम्मत पे लगाए, 10% के प्रॉफिट पर बेचा, फिर उसको 10% के प्रॉफिट पर रितु को बेचा, तो रितु ने कार कितने रुपए में खरीदा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी रुपए अगर आप अपनी जेब से खर्च करोगे तो वो कॉस्ट पर ही आएगा, ठीक है। 75,000 रुपए के बाद उसने 10,000 रुपए लगाए, तो ये आपके पास टोटल उसकी क्या आ गई? कॉस्ट आ गई, जिसको उसने क्या करा है? 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, किसको? चीरू को। तो फिर चीरू ने 10% के प्रॉफिट पर किसको बेचा है? इसको बेचा है, ठीक है। अगर मैं जरा ध्यान दूंगा तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरे को यहां पर क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है, और अपॉन में कोई भी संख्या 11 को नहीं काट रही है, क्योंकि वैसे भी आपके पास ये जीरो यहां से आपके पास सारे के सारे कट जाएंगे। तो मेरा आंसर वो होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। तो पहले ढूंढने की कोशिश करें कोशिश ढूंढने की। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रखना आप लोग, चलो खैर पहले 11 ढूंढ देते हैं, बाकी आपके पास वैसे हम ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। मैंने देखा 3 जीरो इसके पास, 3 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, 4 के 4 जीरो आपके पास कट चुके हैं। यहां पर बचा आपके पास कितना? 75 और कितना आपके पास 10 यानी कि 85 इंटू 115 इंटू कितना आपके पास 11। मेरे को ये पता है कि भाई कुछ भी मल्टीप्लाई का अगर मैं करूंगा लास्ट में मेरे को 5 ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये दो तो मेरे आंसर नहीं हो सकते थे। तो चलो भाई दोनों में चेक करते हैं क्या है। 11 का रूल लगाओ, 1 और 2 3 और 7 कितना 10, 5 और 5 10, तो ये 11 का मल्टीपल है। 1 और 7 8, 8 और 2 10, ये भी 11 का मल्टीपल है। नहीं मिला हमें अपना आंसर, हमें अपना आंसर नहीं मिला यहां पर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब 17 पंजे 85, 17 का आप क्या कर सकते हो? डिवाइड दे सकते हो, जैसे 17 102 को काट देता है पूरा का पूरा, है ना। 17 6 कितना आपके पास होता है? 102 होता है। 17 तिया कितना आपके पास? 51, बचा कितना आपके पास? 6, 65 तो काटता है नहीं। यहां पर अगर काटेंगे तो कितना कटेगा आपके पास? 102, बचेगा 55, 17 था 51, बचा 4, 17 दूनी 34, बचा आपके पास 8, 17 पंजे 85। आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी होगा। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों ने क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाला आपके पास एक गत्ता है, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, गत्ता बना लेते हैं, कहाँ है? ये खींच लेते हैं। चलो भाई ये हमारे पास आ गया है गत्ता। इस पे हम लोग क्या करते हैं? 2 सर्कल, 2 नहीं 3 सर्कल, एक आपके पास 3 मीटर वाला, एक आपके पास 2 मीटर वाला, और एक हमारे पास 1 मीटर वाला। ये 3 गत्ते हमने क्या कर लिए हैं? काट दिए हैं। क्या इसको हम फिल कर सकते हैं? फिल करें इसको, फिल कलर यही है क्या? नहीं है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसकी आउटलाइन ही चेंज कर देते हैं, बाकी देख लेंगे जैसा भी होगा। चलो तो फिर उसने क्या बोला? ये आपने काट दिए हैं, और काटने के बाद मुझे पता चला कि बाकी का जो गत्ता बचा है उसका एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, और स्क्वायर की साइड मेरे को पता करनी है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? रिमेनिंग एरिया किसका? रेक्टेंगल का। तो रिमेनिंग स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया क्या होगा? पहले आपके पास L इंटू बी, यानी क्या होगा आपके पास? रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से आपके पास पाई R1 स्क्वायर, यानी कि पहला वाला सर्कल का एरिया,
प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर, तभी तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा। टोटल में से हम क्या कर देंगे, ये तीनों सर्कल हटा देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी कितना था आपके पास 46 गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस पाई सब में कॉमन है R1 स्क्वायर यानी कितना 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर बचा हमारे पास 46 इंटू 8 माइनस 9 और 1 10 और 4 14, तो एक काम करते हैं 22 गुणा 7 में इसको कन्वर्ट, ये पाई कहां से आ गया 8, तो ये आपके पास 14 कितनी बार काटेगा आपके पास 2 बार काटेगा। तो मैंने यहां पर अब एक चीज देखी कि ऑप्शन में हर किसी की यूनिट डिजिट अलग है, तो 8 सिंह कितना आपके पास 48 यूनिट डिजिट लिया, 2 दूनी कितना आपके पास 4, तो मेरे को यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अच्छा सॉरी ये तो स्क्वायर है ना, ठीक है स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो a बराबर अंडर रूट के अंदर करो कैलकुलेट, 8 सिंह 48 कैरी आपके पास 4, 8 चौक 32 और 4 कितना 36, माइनस 22 दूनी कितना आपके पास 44, तो हमारे पास a कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, यहां पर बचेगा आपके पास 2, यहां पर भी बचेगा आपके पास 2 और 3। अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पर? एक परफेक्ट आना चाहिए था ना स्क्वायर। तो L इंटू बी कितना था आपका 46 गुणा कितना आपके पास 8, चलो ठीक है भाई, इसमें से माइनस करेंगे तीनों का एरिया, आई सब में से कॉमन आ गया, R1 कितना है 9 हो गया, 4 हो गया और 1 14, तो काटेगा 2 बार, 22 दूनी कितना आपके पास 44, तो भाई यहां पे 4 आएगा ना, 4 आएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 18 मीटर। टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, यूनिट डिजिट सबके अलग है, यहां पर आपके पास कितना होगा 8 सिंह 48 यानी कितना मिलेगा 8 मिलेगा, माइनस कितना आपके पास 4, तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 4, जो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। और भाई 6 का स्क्वायर करोगे 6 मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा, तो हमारे पास 18 यानी 8 ही ऐसा था जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना मिल रहा था 4 मिल रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का HCF दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पता करनी है क्या होगी। चलो ठीक है भाई, तो एक फॉर्मूला लगता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बराबर क्या होता है HCF इंटू कितना एलसीएम। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर में से पहला नंबर हमें दे रखा है 111 इंटू कितना दूसरा नंबर, HCF कितना है 37 और ये कितना है आपके पास 444। काटेंगे इसको 4 बार काटेगा, तो 37 दूनी कितना आपके पास 74, 74 दूनी कितना 148, तो इसका मतलब दूसरा नंबर जो रहा होगा वो कितना होगा 148। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फिर से वही चीज, एक फॉर्मूला हमारे पास HCF इंटू एलसीएम। नेक्स्ट चलो, तो आज के प्रैक्टिस सेशन में फिलहाल मैथ्स के इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने कहा है ना कि हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, बहुत सिंपल मॉडरेट टफ हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि इन सेशन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, या फिर सिर्फ ये नहीं कि आप लोग के लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं, हमें रिविजन भी करना है, हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, चीजों को अच्छे से एनालाइज करें और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, बाकी आपका यूट्यूब में तो प्रैक्टिस चल ही रही है अल्टरनेट डेज पर, ऐप में भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, एक आप लोग के लिए स्पेशल कोर्स है नॉन टेक का CIL के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर्स तो आपको मिलेंगे नॉन टेक के, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन जो है या प्रैक्टिस बैच जो है वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2:30 बजे डेली हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्राइस इसका मात्र 4999 है, लेकिन अगर आप टेक और नॉन टेक दोनों चाहते हो, क्योंकि 200 नंबर का पेपर आने वाला है, 100 नॉन टेक और 100 आपके पास टेक्निकल, तो आप लोग के लिए ये कॉम्बो बैच है जो 1599 का आप लोग को मिलेगा। सारे फीचर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, PYQ सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिलेंगे। इस वाले बैच में अगर मैं नॉन टेक की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन टेक का ही प्रैक्टिस बैच मिलेगा, लेकिन ये वाला बैच अगर आप परचेज करते हो तो टेक्निकल का भी प्रैक्टिस बैच और नॉन टेक का भी आपको क्या मिलेगा प्रैक्टिस बैच मिलेगा।
मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसके बाद परचेज कर सकते हैं। रहा सवाल मॉक टेस्ट देने का, अपने आप को और अच्छे से एनालाइज करने का, तो जैसे आप प्लेटफॉर्म पर जाओगे वहां पर आपको CIL की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, यानी वो भी आप लोग वहां पर देख सकते हो और फिर उसको आप परचेज करके अपने टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज के सेशन को ये रखते हैं, अगले सेशन में कल आपसे मिलते हैं, कल मतलब नेक्स्ट टाइम आप लोग से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।